हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के बीच में डॉक्टर एन के शर्मा NKS लर्निंग कैंपस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है और जुड़े रहिए मेरे साथ। आज चूंकि मैंने सोचा कि आपको कुछ नोट्स भी देते चलें, क्योंकि ऐसे तो हम लोग बता ही रहे हैं, कुछ स्थायी नोट्स रहेगा तो और अच्छा रहेगा। तो आज मैंने अभी एक दिन और मैंने आप लोगों को नोट्स दिया था। आज आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसका महत्वपूर्ण, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, उसका हम नोट्स भी दे रहे हैं, जिससे आगे चल के तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ और देखिए, जहाँ से प्रश्न ज़्यादा बने हैं उसी टॉपिक को हमने यहाँ पर डाला है और ये इस तरीके के नोट्स हम बराबर देते रहेंगे। और देखो यहाँ से कितने क्वेश्चन बने हैं इससे, और आने की संभावना भी है, क्योंकि अभी जो परीक्षा होगी, चाहे वो समीक्षा अधिकारी हो, चाहे PCS हो, चाहे तुम्हारा कोई भी वनडे का एग्जाम हो, चाहे अभी पैट वाला भी होने वाला है, उसमें भी देखना यहाँ से प्रश्न अवश्य आएंगे। ठीक है, तो देखो कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आधुनिक भारत का इतिहास, तो आधुनिक भारत का इतिहास, ये RO दूसरी चीज अन्य एग्जाम में भी पूछे जाएंगे यहाँ से। ठीक है, जैसे दिया है कि अगर उत्तराधिकारी गोद लेने का काम को पहले से अंग्रेज अधिकारियों की सहमत नहीं होगी तो वह राज ब्रिटिश राज में मिला लिया जाएगा। ठीक है, तो यही चीज है कि गोद लेने का जो इन लोगों के सिस्टम था वो भी बंद करवा दिया कि अब कोई गोद नहीं ले सकता है। यानी कि ऐसा किसने करवाया? तो लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। विलय की नीति का पहला शिकार कौन हुआ था? तो सतारा हुआ था। सबसे पहले अगर डलहौजी ने किसी राज को विलय किया था तो सतारा है। सतारा के बाद किसको विलय किया था? संबलपुर है, फिर झांसी है, नागपुर है, इनको विलय किया। अब इसके बाद देखो ब्रिटिश आर्थिक नीतियां, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और उसका प्रभाव। अब राजस्व भूमि है, भूमि संबंधी नीतियां दी गई हैं। जैसे ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थायी बंदोबस्त कि वास्तव में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? पहली चीज तो याद रखना कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसकी शुरुआत की थी। और ये कहाँ पर लागू हुआ था? बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त। और पूर्वी उत्तर प्रदेश भी है यहाँ पर, पूर्वी उत्तर प्रदेश, यह भी याद रखना कि पूर्वी उत्तर प्रदेश यहाँ भी मिलता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश। ठीक, यहाँ ये भी। अब इसके बाद इसकी विशेषता क्या थी कि जमींदारों और राजस्व जो समाहर्ताओं को है भूस्वामी के रूप में परिवर्तन कर दिया गया था। एक तो ये चीज याद रखना। और चीज देखो, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, जब ये हो गया, स्वामित्व के अधिकारों को वसानुगत और हस्तांतरित बना दिया गया था। काश्तकारों का दर्जा गिर गया था, अब वे बटाईदार होकर रह गए थे। जो काश्तकार थे, अब क्या हुआ कि उनका दिन पर दिन यानी कि दर्जा जो गिरता गया और बटाईदार होकर वो रह गए। अब जमींदारों को किसानों के लिए किए गए, यानी कि कितना भूमि का था? 10/11 भाग राज को, तथा 1/11 भाग अपने पास रखना होता था। यानी कि इतना तो उसको राज को देना और इतना अपने पास 1/11 रखना होता था। अब इसके लाभ क्या थे? लाभ में राजनीतिक मित्रों का सृजन हो गया, कंपनी को वित्तीय सुरक्षा मिल गई, राजस्व प्रशासन पर न्यूनतम खर्च हो गया, और हानिया में जमींदार किसान वर्ग का शोषण हो रहा था। यहाँ ये भी चीज याद रखना। देखो, अगर लिखने का आ जाए तो याद रखना क्या लिखेंगे। और दूसरी चीज, हानियों में जमींदार द्वारा किसान वर्ग का शोषण हो गया था। भूमि राजस्व में कोई वृद्धि न होने पर हिस्से का दावा करने की ब्रिटिश कंपनी की असमर्थता हो गई थी। अब रैयतवाड़ी व्यवस्था आती है। इसके बाद कौन व्यवस्था आती है? रैयतवाड़ी। अब देखो, रैयतवाड़ी जो व्यवस्था आई थी तो किसके समय चालू हुई थी? तो ये किसके समय रैयतवाड़ी? तो वारिंग हेस्टिंग्स के समय। किसके समय? तो वारिंग हेस्टिंग्स के समय। तो याद रखना कि हेस्टिंग्स के समय ये शुरू हुई। अब इसमें देखो ध्यान देना कि प्रतिवादक यानी कौन था? मुनरो था, थॉमस मुनरो था। और ये कहाँ पर लागू हुई? तो बम्बई है, मद्रास है। ठीक है, तो सबसे पहले मद्रास के 12 महल में वहाँ देखने को मिली। इसमें प्रावधान क्या था
फिर कृषकों को भूस्वामी मानकर लगान जमा कराने का दायित्व उन्हें सौंप दिया गया था। दूसरी चीज, किसान और राज्य के बीच जमींदार और तालुकदार जैसा कोई बिचौलिया नहीं होता था। ये चीज याद रखना, और पूछा जाता। अगला देखिए, फिर इसके बाद राजस्व रकम स्थायी नहीं थी, समय समय पर इसका क्या होता था, पुनर्निर्धारण किया जाता था, कम ज्यादा भी होता था, कमियां बहुत थी। बहुत से क्षेत्रों में निर्धारित भूमि राजस्व अत्यधिक था। भूमि जो राजस्व था स्वेच्छा से बढ़ाने के लिए सरकार ने अधिकार को सुरक्षित रखा था। बिचौलिया का उदय हो गया था यहाँ पर। फिर इसके बाद तीसरी कौन आती है, मालवाड़ी व्यवस्था आती है। ठीक है, तो ये भी व्यवस्था जान लेना। तो क्षेत्र गंगा दोआब में, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये लगी थी। ठीक है, भागों तथा पंजाब में इसका ज्यादा देखने को मिला। ठीक है, इस व्यवस्था में माल गुजारी की बंदोबस्त अलग अलग गांव में या जागीरों महलों के आधार पर जमींदारों को ली गई है। तो ये चीज याद रखना। तीन ऐसी व्यवस्थाएं थी, यानी कि आप स्थायी बंदोबस्त याद रखना, रैयतवाड़ी याद रखना, मालवाड़ी, तीन ऐसी व्यवस्थाएं ये थी। ठीक है, इसके बाद देखो, अब फिर याद रखना कि परिवार के मुखिया के साथ किया गया जो सामूहिक रूप से उस गांव का महल और भूस्वामी होने का दावा करते थे। माल गुजारी का समय समय पर पुनः निर्धारण किया जाता था, ये चीज याद रखना। आर्थिक नीतियों का प्रभाव क्या पड़ा था, ये भी देख लेना। यानी कि आर्थिक में पारंपरिक जो अर्थव्यवस्था का विघटन हो गया था, दस्तकारों और शिल्पकारों की बर्बादी होने लगी थी, और कृषकों की दरिद्रता हो गई, यानी बहुत गरीब होने लगे थे। कृषि में ठहराव और उनकी अवनति होने लगी, यानी कि अब दिन पर दिन स्थिति बहुत खराब हो रही थी। पुराने जमींदारों की तबाही तथा नए जमींदारों का उदय हो रहा था। जो पुराने जमींदार थे उनकी तो तबाही हो गई, नए जमींदारों को उदय हो गया था। कृषि वाणिज्यीकरण, दरिद्रता और अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो ये चीज याद रखना। ठीक है, ये चीजें हैं। और आगे देखो, फिर कुछ महत्वपूर्ण तत्व और देखिए, जैसे कि यहाँ 1857 क्रांति मैंने पहले आपको पढ़ा दिया था कि 1857 की क्रांति आपको कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे। तो एक तो 1857 की क्रांति का क्रम याद रखना कि सबसे पहले 1857 की क्रांति कहाँ से चालू होती। तो याद रखना कि बैरकपुर से होती, बैरकपुर दमदम गई, दमदम दमदम से कहाँ आई, मेरठ आई, मेरठ से कहाँ गई, दिल्ली गई, और दिल्ली से कहाँ आई, लखनऊ आई, लखनऊ से कहाँ गई, कानपुर, कानपुर से झांसी, झांसी से फिर कहाँ आई थी क्रांति, यानी कि इलाहाबाद, इलाहाबाद से कहाँ गई, इलाहाबाद से बनारस आई, बनारस से कहाँ गई, जगदीशपुर, और जगदीशपुर से बिहार वहाँ भी पहुँची। तो बिहार जगदीशपुर चूंकि एक ही जगह के नाम है, एक ही उसमें क्षेत्र में आ जाते हैं, वहाँ। इसके बाद बरेली गई, बरेली से फैजाबाद। तो ये क्रांति जो थी, वास्तव में जो स्वरूप था क्रांति की, कौन किसका नेतृत्व कर रहा था, कैसे यहाँ दमन हुआ। जैसे अक्सर पूछा जाता है कि 1857 की जब क्रांति हुई तो दिल्ली का उस समय बादशाह कौन था, तो याद रखना कि बहादुर शाह द्वितीय था। और बहादुर शाह द्वितीय वास्तव में ये पराजित हो जाता है। जब पराजित होता है तो ये भागा एक बार, ये इसने एक बार तो याद रखना कि पहले तो जॉन निकलसन ने वहाँ जान गंवाई, फिर हडसन आता है, तब ये वहाँ से भागकर कहाँ जाता है, यानी कि हुमायूं के मकबरे के पास छिपा हुआ था। और इसकी जीनत महल ने बता दिया कि भाई वो वहाँ छुपे, और इसका एक और था व्यक्ति, उन्होंने मिलकर बताया, तो वहाँ से बंदी बनाया जाता, बंदी बना के रंगून भेज दिया जाता है। तो इसके बेटे एक पौत्र इसमें मारा जाता है। तो ये भी याद रखना। जैसे कि नाना साहब ने कानपुर का नेतृत्व संभाला था, तात्या टोपे ने साथ दिया था, और लखनऊ के बेगम हजरत महल थी, की रानी ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया था, ये भी याद रखना। और जगदीशपुर के मतलब कुंवर सिंह तो यहाँ तक लड़े, क्या अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दी, बाद में उनको गोली लगती है तो हाथ अपना काट दिया था, खुद काट लिया, फिर बांध के पट्टे दोबारा फिर युद्ध में कूद पड़े, और वास्तव में अंग्रेजों को वहाँ से भगाना पड़ा था। लेकिन इनके बाद में कि जब मृत्यु हो जाती है, इनका भाई अमर सिंह वो भी नेतृत्व संभाला। तो ये चीज याद रखना। और जैसे कि लखनऊ वाला भी पूछा, बेगम हजरत महल ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, अपने बेटे इस कादिर को गद्दी बैठा दिया था। हाँ, और वो गद्दी जरूर बैठा था क्योंकि उसकी आयु उस समय 12-13 साल की थी, नेतृत्व संभाला इन्होंने।
लेकिन जब पराजित हो जाती तो कहाँ चली जाती है? नेपाल चली जाती है। नाना साहब भी पराजित हुए तो कहाँ चले गए? नेपाल चले गए थे। ये चीज, नेपाल एक ऐसा देश था जो कभी गुलाम नहीं हुआ। यानी कि ये पूछा है विश्व का ऐसा कौन देश है जो अंग्रेजों कभी गुलाम नहीं हुआ, तो नेपाल नहीं हुआ। एक बार अंग्रेजों ने ये जरूर सोचा था कि नेपाल पे ने अटैक किया तो वास्तव में वहां पर परास्त होकर लौटे। परास्त क्या, कुछ लोग सैनिक इनकी बची, बाद बाकी सब मार दी गई। तो वहाँ लॉर्ड आइकलैंड के समय ऐसा हुआ। तो इस वजह से वो छापामार युद्ध में बहुत पारंगत थे। वहाँ पे अंग्रेजों को सफलता नहीं मिली। इस वजह से नेपाल को कभी गुलाम नहीं बना। तो 1857 की क्रांति के विषय में आप लोग जरा अच्छे से देखना कि कारण क्या थे। जैसे 1857 की क्रांति के कारण है, परिणाम है, स्वरूप है, 3 चीजें पूछी जाती हैं। तो आर्थिक शोषण था कारण, देश के परंपरागत ढांचे का विनाश था, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था। ठीक है, डलहौजी के व्यापगत के सिद्धांत के प्रति असंतोष भी था, उपाधियों का उन्मूलन कर दिया गया था, पेंशन उसका भी निलंबन कर दिया, बंद कर दी गई थी। यानी कि डलहौजी के समय दिलीप को कहा, जब पराजित हो गया तो रंगून भेज दिया, रणजीत सिंह का बेटा था, और पेंशन इतनी दी जा रही थी कि गुजारा भत्ता चलाना बड़ा मुश्किल था। 1856 में कुशासन के आधार पर अवध का विलय किया गया था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा ऐसा राज्य है कुशासन का आरोप लगाकर उसको विलय कर लिया गया, तो अवध को विलय कर लिया गया। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया। कट्टरपंथियों और रूढ़वादियों की शिकायतें ज्यादा हो रही थी। 1850 में पारित धार्मिक अयोग्यता अधिनियम भी हो गया था। ब्रिटिश प्रजातंत्री श्रेष्ठता हो गई थी। अंग्रेजों की मूल भिन्नता थी, मध्य और उच्च वर्गों की शिकायतें ज्यादा हो रही थी उस समय। तो ये भी याद रखना। ठीक है, दूसरी चीज, अंग्रेज सेना, जो अंग्रेज सेनाओं का अप्रयोजकता का भ्रम टूटने लगा था। ईसाई मिशनरियों का गतिविधियां और ब्रिटिश सरकार द्वारा उनको दिया गया संरक्षण, यह भी है कि उनको संरक्षण दिया जा रहा था। सिपाहियों की शिकायतें ज्यादा हो रही थी। वेतन पदोन्नति भी भेदभाव हो रहा था, यानी कि प्रमोशन जो दिया जा रहा था और जो वेतन दिया जा, अंग्रेजों को अलग दिया, भारतीयों को अलग दिया जा रहा। इसी बात को लेकर एक अंग्रेज को अपना यहाँ पद गंवाना पड़ा था। ऐसा अंग्रेज कौन गंवाना था? तो लॉर्ड रिपन था। लॉर्ड रिपन ने कहा प्रमोशन और जो वेतन है उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज उसने ये भी कहा था एक भारतीय को अगर सजा दे सकते हैं तो भारतीय को भी वही पावर होना चाहिए कि वो भी यही कार्य करें। तो ऐसा हो गया। अब देखो, सैनिकों को अपनी जात और पंथ के चिन्हों का उपयोग पर प्रतिबंध लग गया था। यानी कि जाति चिन्ह जो थे, जैसे हिंदू लोगों के जाति चिन्ह होते हैं, जैसे अपना त्रिशूल बनाना, टीका लगाना, ये सब चीजें, ये जाति चिन्ह नहीं कर सकते थे, बना सकते थे। 1854 में डाकघर अधिनियम के तहत सैनिकों को निःशुल्क डाक सुविधा समाप्त हो गई थी, यह भी एक गलत कर दिया गया। और डाक व्यवस्था को शुरुआत करने वाला कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था, यह भी याद रखना। ठीक है, डाक व्यवस्था, रेलवे की शुरुआत करने वाला यही था, डलहौजी। तो 1856 का जो सामान्य भर्ती अधिनियम के तहत सैनिकों को आवश्यकता पड़ने पर समुद्र पार भेजा जाता था, लेकिन यहाँ पर वो भारतीय लोग मना कर दे रहे थे कि हम नहीं जाएंगे, तो यह भी एक कारण हो गया था। तो अंग्रेजों को अवसर मिल गया था। अब तत्कालिक कारण क्या हुआ? देखो, तत्कालिक कारण में क्या हुआ कि चर्बी वाले मिले कारतूस का प्रयोग, यह भी एक कारण बना था। गाय सुअर के जो कारतूस चर्बी वाले, ये मुंह से खोले जा रहे थे। दो धर्मों का आपस में भिड़ाना, यानी कि विद्रोह का प्रारंभ जो हुआ था वास्तव में जगह तो 10 मई 1857 को मेरठ से ये सैनिक विद्रोह को रूप ले लिया। अब देखो, विद्रोह का स्थान और नेतृत्व, ये कई बार पूछा भी गया है कि यहाँ से कई क्वेश्चन बनते भी हैं, तो याद रखना। दिल्ली का हमने बताया, यहाँ सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? बख्त खां कर रहा था। कानपुर का नेतृत्व कौन कर रहा था? नाना साहब कर रहा। लेकिन बख्त खां नेतृत्व कर रहा था, लेकिन बहादुर शाह के याद रखना कि बहादुर शाह द्वितीय, जिसे जफर के नाम से जानते हैं, ये बादशाह था। ये कौन था? तो बादशाह था। दिल्ली के उस समय बादशाह कौन था?
बहादुर शाह द्वितीय था जब ये क्रांति हुई। लखनऊ का मैंने बताया बेगम हजरत महल कर रही थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी, बिहार का कुंवर सिंह कर रहा था, बरेली के रोहिलखंड के खान बहादुर खान कर रहे थे। तो ये चीज स्वरूप याद रखना कि राष्ट्रीय स्वरूप, यानी कि बेंजामिन डिज़रायली ने ये लिखा है कि ये राष्ट्रीय विद्रोह मतलब ये भी इनने कहा कि वास्तव में ये ऐसा है राष्ट्रीय विद्रोह जिसने कि इसमें एक षड्यंत्र के तहत हुआ है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ भी देख लेना, जैसे ये एक कंपनी को बंगाल बिहार उड़ीसा मुक्त व्यापार करने का अधिकार मिला था, ये भी, यानी कि ये किसने दिया था, तो फारूक सियर ने दिया था, फारूक सियर ने, ठीक है। यानी कि कितना रुपया लेकर, 3,000 रुपया वार्षिक किया। 24 परगने की जमींदारी कंपनी को मिल गई थी। हर्जाने के रूप में कंपनी के नगर व्यापारियों को करोड़, ये भी दिया गया, ये भी कई बार पूछा गया है, लेकिन ये याद रखना 24 परगने की जमींदारी भी दे दी अंग्रेजों। अंग्रेज यानी कि उस समय वास्तव में देखा जाए मीर कासिम, अगर अंग्रेजों का भारत में अगर देखा जाए कि अंग्रेजों की नींव जो पड़ी है वास्तव में देखा जाए तो प्लासी के युद्ध के बाद पड़ी। जब प्लासी का युद्ध हुआ, लॉर्ड क्लाइव ने जीता है, तो उसी समय से का पूर्णाधिकार होने लगा। और बक्सर के युद्ध, तो प्लासी के जो युद्ध लड़ा गया अंग्रेजों से, तो ये विश्वासघाती युद्ध, और जो बक्सर का युद्ध लड़ा गया ये निर्णायक युद्ध, यानी कि इसमें एक समय निर्धारित था, दोनों सेना आएंगी, आपस में युद्ध होगा, जो जीतेगा वो यहाँ सत्ता संभालेगा। चीज तो ये भी याद रखना मीर कासिम वाला, कि मीर कासिम के समय बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो अंग्रेजों को जब मीर कासिम जो है, यानी कि इसने कौन कौन, वर्धमान मिदनापुर चटगांव जिले सौंप दिए थे, और राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की, ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। मुर्शिदाबाद और मुंगेर ये दोनों राजधानी याद रखना। सिराजुद्दौला जो था उसने राजधानी यहाँ बनाई थी, सिराजुद्दौला ने, और सिराजुद्दौला की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन लाया था, तो मीर कासिम लाया था, ये भी याद रखना। तो बक्सर का युद्ध का देख लेना, यहाँ पर बक्सर का युद्ध दिया है, ये देखो जरा भाई, बक्सर का युद्ध जो है ये निर्णायक युद्ध हुआ था। ये किसने लड़ा, तो हेक्टर मुनरो ने लड़ा था। अंग्रेज की तरफ से कौन था, तो हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो ने ये युद्ध लड़ा था, और वास्तव में ये युद्ध यही जीत गया। और यहाँ पर यानी कि पराजय हुई, यानी कि किसकी किसकी, जैसे कि अवध का जो नवाब था सिराजुद्दौला था, और कौन था, मीर कासिम था, और कौन था, तो मीर कासिम था, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, और कौन था, शाह आलम था। ये कौन था, बादशाह था, ये तो बादशाह था, ठीक है, बादशाह था मीर कासिम। इन तीनों ने मिलकर युद्ध लड़ा था, लेकिन अंग्रेजी सेना से पराजित हो गए। और अंग्रेजी सेनापति का नेतृत्व कौन कर रहा था, हेक्टर मुनरो का, पराजित हो जाता। इसके बाद जब परिणाम क्या हुआ फिर इसका, कि ब्रिटिश जो थे इन लोगों ने क्या किया कि बंगाल बिहार उड़ीसा के शासक बन बैठे थे। अब ये वहां के शासक हो गए, तो वहां पूरा अपना अधिकार कर लिया। जो अवध के नवाब और मुगल बादशाह कंपनी के आश्रित बन गए थे, अब पेंशन है ना कंपनी से लेने लगे थे। तो याद रखना कि वास्तव में जब बक्सर का युद्ध हुआ तब अंग्रेज पूर्णतः भारत पर अधिकार हो गया, ठीक, ये चीज याद। द्वैध शासन वाला भी देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। 1765 से 72 तक द्वैध शासन रहा था भारत, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लाइव के समय द्वैध शासन लगा था, और वारिंग हेस्टिंग्स जो था इसने समाप्त किया, यानी द्वैध शासन समाप्त किसने किया था, तो याद रखना कि वारिंग हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। ये बंगाल का पहला गवर्नर था, और ये बंगाल का गवर्नर था, ये बंगाल का गवर्नर था। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है ये सिर्फ गवर्नर था, तब गवर्नर जनरल शब्द अगर लग जाता है, गवर्नर जनरल, तब ये पहला बना था। कहाँ का बना था, अभी तो बंगाल का है, पूरे बंगाल का, ठीक, ये चीज याद रखना।
अब संधि स्वीकार करने वाले राज्यों को अपने राज्यों में ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी, जो संधि स्वीकार करते थे, लेकिन ब्रिटिश सेना के एक भाग रखा जाता था कि कहीं विद्रोह ना करते हैं, के रख रखाव के लिए अनुदान देना पड़ता था। जब वो कोई राज्य अगर ब्रिटिश सेना रखता तो खर्चा वही राज्य उठाता था, ये भी याद रखना, कई बार पूछा गया। ठीक है, तो ये चीजें सब दी है। दरबार में एक रेजिडेंट रखना अनिवार्य हो गया। कंपनी की सहमति के बिना किसी अन्य यूरोपीय को सेवा में नहीं रखा जाता था, ये भी याद रखना। गवर्नर को सलाह के बिना किसी दूसरे भारतीय शासक से कोई वार्ता नहीं कर सकता था। ठीक है, जिस तरीके से आज वर्तमान में कोई भी व्यक्ति यानी कि बिना राष्ट्रपति की अनुमति के अन्य देश से पुरस्कार नहीं, यानी कि राष्ट्र से, यानी कि बिना सहमत के, ऐसा, तो ये याद रखना। ठीक है, आगे देखो, अब ये भी पूछा जाता है कई बार कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था, तो हैदराबाद। तो एक सूत्र याद रखना, HMT, यानी कि हैदराबाद है, फिर मंसूर है, फिर तंजौर है, फिर अवध है, फिर पेशवा है, फिर, ठीक है, ये इतना याद रखना। तो ये HMT याद रखना, ये, और ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था। ठीक है, सहायक संघ की जो व्यवस्था चालू हुई थी ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय की। एक सहायक संधि की, और यही क्या था, यानी कि ICS परीक्षा, यानी कि ICS सिविल सेवा का जन्मदाता ये था। कौन था ये, जन्मदाता, यानी सिविल सेवा जन्मदाता कौन था, तो याद रखना जन्मदाता यही था। ये भी, इसकी कहाँ कब्र है, तो गाजीपुर में है। ठीक, तो गाजीपुर में है। और स्थायी बंदोबस्त का यही था। स्थायी बंदोबस्त किसने चालू किया था, तो इसी ने चालू किया था, ये भी याद रखना। कई क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो याद रखना। फिर इसके बाद देखो और कुछ बचा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यहाँ से देख लेना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये भी देख लेना कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मुख्य रूप 3 चरणों में हुए थे। ठीक है, ये चीज देख लेना। प्रथम चरण 1885 से 1905 हुआ था। द्वितीय चरण कौन सा, 1905 से 1919 में हुआ। तृतीय चरण 1919 से 47। ठीक है, ये 3 चरण हुए थे, 1885 से 1905 और 1905 से 1919 और 19 से 1947, यानी 15 अगस्त 19 भारत आजाद हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये सब नोट्स देख लेना, डाल दिया है, देख लेना। अब देखो इसके बाद यहाँ पर देखो महत्वपूर्ण चीज, जैसे ये कांग्रेस की भूमिका क्या रही, यानी कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी बहिष्कार का समर्थन किया गया। अब ये जब 1905 में हुई, तो यहाँ पर याद रखना बाल कृष्ण गोखले, यानी गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल ये कांग्रेस के अध्यक्षता इन्होंने 1905 में की थी, कहाँ, बनारस में। अभी देखो याद रखना, 5 में जो बनारस अधिवेशन, तो यहाँ पर यानी कलकत्ता अधिवेशन हुआ, बनारस अधिवेशन नहीं, 1905 बनारस अधिवेशन गलत लिखा है, तो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। कलकत्ता अधिवेशन में 1905 में, यानी कि ये हुआ कि इस समय स्वदेशी वस्त्र अपनाओ और विदेशियों को यहाँ से भगाओ, ये नारा दिया गया था। ठीक है, तो एक चीज याद रखना कि इस समय यानी कि विदेशी वस्त्रों पर आग लगा दी गई, तो बर्बादी कहा गया था। ठीक है, तो ये कांग्रेस पार्टी आपसी मतभेद भी हुआ था, सरकार द्वारा आंदोलन का दमन भी हुआ, स्वदेशी पास अपना कोई संगठन नहीं था, यही कारण रहा। उस समय एक चीज और देखी गई कि वास्तव में अगर संगठन होता तो अंग्रेज यहाँ शासन नहीं कर पाते, लेकिन का अभाव था। ठीक है, संसाधन नहीं थे, उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारण हुए थे। ठीक है,
और यहाँ पर कर्जन का याद रखना कि कर्जन बंगाल विभाजन के समय कौन था, तो कर्जन था। तो ये चीज याद रखना कि कर्जन, लॉर्ड कर्जन, जिसकी तुलना औरंगजेब से की जाती है। कर्जन उस समय, यानी कि अगर कि ये भी क्वेश्चन बनता है कि रेलवे का सर्वाधिक विस्तार किसके समय हुआ, तो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं और कल हम लोग पुनः जो बचा है उसको हम कराएंगे। पूरा नोट्स आप लोगों को दे दिया गया है। तो जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, अभी बहुत पार्ट हैं इसमें, भारत में सभी चीज़ें आपको दी जाएंगे टॉपिक वाइज। और कल पुनः हम लोग मिलते हैं एक नई, यानी कि वीडियो के साथ नया टॉपिक डालेंगे। पहले इसको समाप्त कर दें, फिर कुछ आपको जो बहुत महत्वपूर्ण हो। समीक्षा अधिकारी के लिए मेरा तो प्रयास यही है कि आप लोग रात एक करें, और मेरा प्रयास है कि बहुत अच्छे आप लोगों को देने जा रहे हैं। और अभी हम कुछ पेपर सॉल्व करवा रहे हैं, जैसे विगत वर्ष में आए। ठीक है, तो अभी पेपर सॉल्व करवाएंगे, जुड़े रहिए मेरे साथ अभी।